ओम गुरुवे नमः। आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में और अपना जो ये प्यारा सा सफ़र है केमिस्ट्री का, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज का टॉपिक है मैटर। कल मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है, हमारे यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, that can be living or non-living, that all comes under matter. हमने मैटर की पहचान कैसे की थी? सिंपल सी पहचान बताई थी मैंने आपको। कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का अपना कोई मास होता है या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज मैटर। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे मेंशन किया है कि मैटर has mass and occupies space. Fine. What is the example of matter? You can say anything, no? यहाँ पे तो देखो water, air, soil, wood लिखा है. You can say pen, you can say this laptop, you can say this table, all comes under matter. अब हम थोड़ी नेचर के बारे में पता कर लें। जब हम किसी भी पर्सन के बारे में पता करते हैं तो उसका नेचर पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द सेम वे, अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं और उसके नेचर के बारे में पता नहीं किया तो ये अत्याचार होगा मैटर के ऊपर। सो मैटर के नेचर के बारे में अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर का नेचर कैसा है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, विच इज नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डज इट मीन? हमें पता है कि देखो मैटर के 3 पार्ट्स होते हैं। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड एंड इट कैन बी गैस। ठीक है, और जब हम उनके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सपोज ये है सॉलिड। जब मैं इनके पार्टिकल्स के बारे में बात करूं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, इधर बनाते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, तो उनके बीच में जो स्पेसेस होंगे वो मोर होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। दैट मीन्स जो इन मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा दैट विल बी लो जब हम उसको सॉलिड के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा सॉलिड का वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड। व्हाट अबाउट गैस? गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज कंसिडर वेरी वेरी लार्ज। दे आर फ्री टू मूव इन द होल कंटेनर। ठीक है, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। वही बात हमने इधर बात की थी सेकंड पॉइंट में कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, बट होते हैं। इसकी वजह से ही वो मूव करते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं बट वो अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मैटर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स मतलब एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। अब जो मोशन है पार्टिकल्स का वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते चलोगे
तो जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है ऑब्वियसली वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे समझोगे आप? सपोज करो कि आपने एक कंटेनर में क्या रख दिया है, पानी गर्म करने के लिए रखा है। अब आप फ्लेम को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे ही आप फ्लेम को इंक्रीज करोगे तो वाटर हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट नेचर ऑफ मैटर इज, या फिर आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फाइन। एंड चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, या फिर गैसियस स्टेट में हो। क्लियर? तभी तो वही कंटेनर में रह सकते हैं। वो अलग बात है कि उनके बीच में अट्रैक्शन कितनी है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कितनी है, ज्यादा है या कम है, बट होती है। ठीक है। एंड दिस इज द मेन 4 पॉइंट्स ऑफ मैटर जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैटर टाइनी पार्टिकल से बनता है, विच इज नोन एज एटम मॉलिक्यूल्स। मैटर के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं अपने ही वर्डिंग्स को करेक्ट करूं तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होने चाहिए, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में मूव करता रहता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी मूवमेंट या उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर। ठीक है। तो ये है हमारे मैटर के बारे में। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी हमने बात की जिसमें हमने ये भी बात की थी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है। क्या बात की थी मैंने? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा होता है? सॉलिड में ज़्यादा होता है, देन लिक्विड एंड देन गैस, है ना। तो ये आपने ट्रेंड याद रखना है। अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर एक और टर्म आता है एंड दैट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? अगर किसी भी मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, अपार्ट होंगे। थर्मल एनर्जी इज जस्ट अपोजिट टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब थर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है मॉलिक्यूल्स को दूर रखने में, आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फाइन। दिस इज द मेन थिंग विच वी शुड नो। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो किसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है? जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो किसके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं? गैस के। तो गैस की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी लिक्विड के कंपैरिजन में, लिक्विड की ज़्यादा होगी सॉलिड के कंपैरिजन में। फाइन। आपको चला पता, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के दूर दूर की, मतलब जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में, जितने मॉलिक्यूल्स दूर होंगे उनके बीच में थर्मल एनर्जी भी उतनी ही होगी। ओके, वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स विच आई हैव रिटन हियर। तो ये आपको PDF में मिल जाएगा और छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे बट यूजफुल होंगे फॉर योर PGT एग्जाम्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।